हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर। तो आज हम बात करेंगे नेचुरलिज्म के बारे में, यानी प्रकृतिवाद के बारे में। इससे पहले जो हमने लेक्चर किया था उसमें हमने शिक्षा के बारे में जाना था और दर्शन के बारे में जाना था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, ये हमने देखा था कि दर्शन शिक्षा के ऊपर डिपेंड करता है और शिक्षा जो है दर्शन पर भी निर्भर करती है। अब हमें अलग अलग स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी पढ़ने हैं, जिसमें आपके सिलेबस में 4 चीज़ें हैं, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। तो उसमें से आज हम पहली जो चीज़ है अब आपकी करने वाले हैं वो है आपकी नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद। तो प्रकृतिवाद को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि नेचुरलिज्म है क्या। तो नेचुरलिज्म इज दैट डॉक्ट्राइन विच सेपरेट्स नेचर फ्रॉम गॉड एंड सबऑर्डिनेट्स स्पिरिट फ्रॉम मैटर एंड सेट अप अनचेंजेबल लॉज सुप्रीम। तो जेम्स वॉट ने यह कहा है कि प्रकृतिवाद क्या है। प्रकृतिवाद आपका प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है। ठीक है, प्रकृतिवाद वाले जो हैं वो प्रकृति को ही सुप्रीम मानते थे, उनके लिए ईश्वर का अस्तित्व है ही नहीं, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ वो कहते हैं कि स्पिरिट, आत्मा कुछ नहीं है, सब कुछ क्या है, पदार्थ का बना हुआ है। हम सब ये क्या है, पंच तत्वों के बने हुए हैं। तो ये पूरी प्रकृति जो है पदार्थ से निर्मित है, मैटर से बनी हुई है और आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। साथ ही साथ ये नेचर के जो अनचेंजेबल लॉज हैं उनको सुप्रीम मानते हैं। अनचेंजेबल लॉज हम क्यों कह रहे हैं, देखिए प्रकृति में हर चीज जो है अपने निश्चित समय पे हो रही है। यूनिवर्सल लॉज की बात करते हैं ना हम, यूनिवर्सल लॉज में क्या होता है, सूरज पूरब से उग रहा है, दिन रात अपने समय पे हो रहे हैं, सीजन्स अपने टाइम पर होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये यूनिवर्सल लॉज जो सर्वमान्य हैं। ठीक है, ये बदलते नहीं हैं, ये हमेशा एक जैसे रहते हैं। तो इन्हीं को क्या बताया है, सुप्रीम बताया। हिंदी वाले भी देख सकते हैं, जेम्स वॉट के अनुसार प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक कर रहा है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोत्तम मानता है। आगे देखेंगे, अगर हम एक इंट्रोडक्शन की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेचर क्या है, यहाँ पे नेचर इज एवरीथिंग। सब कुछ क्या है, सब कुछ प्रकृति ही है, प्रकृति को ही इन्होंने सब कुछ मान लिया है और इसके अलावा इसके आगे और कुछ नहीं। यानी जो हम बातें करते हैं ना कि इस दुनिया के अलावा एक दुनिया है, हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, नर्क में जाएंगे, ये सब चीज़ों को ये कुछ नहीं मानते। ठीक है, इनके हिसाब से प्रकृति ही सब कुछ है जो हमें दिख रही है, विच इज टैंजिबल, जिसे हम देख सकते हैं अपने सेंसेस के द्वारा, हम उसे छू सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और टेंजिबल है मतलब छू भी सकते हैं उसे। ठीक है, तो प्रकृति ही सब कुछ है। प्रकृतिवाद को भौतिकवाद भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर फिजिकल एलिमेंट्स की बात हो रही है, पदार्थ की बात हो रही है जिसको हम टच कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म क्या क्या होते हैं। अब देखो, फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म की हम बात करें तो सबसे पहले जो है आपका आता है फिजिकल नेचुरलिज्म। फिजिकल नेचुरलिज्म क्या है आपका, इट लेज मोर स्ट्रेस ऑन द एक्सटर्नल मटेरियल फिनोमेना देन द कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग। भौतिक प्रकृतिवाद किसको मान रहा है, भौतिक चीजों को, पदार्थ को सर्वोत्तम मान रहा है। ठीक है, अभी हम प्रकृति में भी, प्रकृतिवाद में भी अलग अलग फॉर्म्स को देख रहे हैं ना, तो फिजिकल नेचुरलिज्म वाले किसको मान रहे हैं, पदार्थ को ही सब कुछ मान रहे हैं। हर चीज किसकी बनी हुई है, पदार्थ की बनी हुई है, मैटर की बनी हुई है। साथ ही साथ ये क्या मानता है, यह बात मानव को पदार्थ जगत के नियमों के अनुसार समझने का प्रयास कराता है। ठीक है, यानी कि आपको ह्यूमन बीइंग को भी क्या करना है, जब स्पिरिट, गॉड इस तरह की चीजें हैं ही नहीं, आदर्श ये इस तरह के आइडियल्स चीजें हैं ही नहीं, तो हमें इनके बारे में जानने की भी आवश्यकता नहीं है। हमें क्या समझना है, हमें समझना है किसे, पदार्थ को समझना है, प्रकृति को समझना है, नेचर में जितने फिनोमिना हो रहे हैं उसको समझना है, वही ज्ञान हमें अर्जित करना है। ठीक है, तो इनके अनुसार जो शिक्षा है वो नेचर से अलग नहीं है। आपको स्कूल में बिठाकर बच्चे को चीजें नहीं पढ़ानी है। शिक्षा क्या है, बच्चा जब प्रकृति के साथ ग्रो हो रहा है, उसके चीजों को सीख रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, वही उसकी शिक्षा है। ठीक है, उसी के बारे में उसे जानना है, इसके अलावा शिक्षा इससे अलग कुछ नहीं है। दूसरा आता है आपका मैकेनिकल नेचुरलिज्म। ठीक है, मैकेनिकल नेचुरलिज्म मतलब यंत्रवादी प्रकृतिवाद। अब यंत्रवादी प्रकृतिवाद क्या मानता है, ये इस पूरे जो हमारी यूनिवर्स है, ठीक है, इसको एक यंत्र मान रहा है। ठीक है, एक मशीन है, ये प्रकृति क्या है, एक मशीन है और मनुष्य भी इस मशीन का एक हिस्सा है। कई जगह आपको मनुष्य भी एक यंत्र के रूप में ही आपको लिखा हुआ मिलेगा कि मनुष्य भी इस यंत्र का एक छोटा पुर्जा है या फिर अपने आप में ही एक छोटा यंत्र है। और एक यंत्र जब एक बार शुरू हो जाता है तो उसमें किसी आत्मा, मन वगैरह की कोई वहाँ पर चीज़ नहीं रह जाती जो उसे कंट्रोल कर रही है। ठीक है,
एक बार जब यंत्र शुरू हो गया तो इसमें जो रासायनिक क्रियाएं हो रही है, जो फिजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, वही इसके अंदर जीवन लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो यंत्र कैसा है? लाइफलेस है, इसमें अपना कोई जीवन नहीं है। यानी कि हम जो कहते हैं, हम अपने आप को जीवित कैसे मान रहे हैं, हम क्यों मूव कर पा रहे हैं, हम अपने आप को जीवित तब कहते हैं ना जब हम मोशन में हैं, मूव कर पा रहे हैं। और हम क्या मानते हैं, हमारे अंदर एक आत्मा है, जब तक आत्मा हमारे अंदर है हम जीवित है, अगर वो आत्मा चली जाती है तो हम क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। लेकिन प्रकृतिवाद के अनुसार ये यंत्र जो है, इसमें जो रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, जो फिजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, उन्हीं की वजह से लाइफ है। अदरवाइज ये यंत्र क्या है, एक लाइफलेस चीज है। ठीक है, प्रकृति में स्वयं प्राण नहीं होते, यह क्रियाओं का परिणाम है। जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है उसकी वजह से वो मोशन आ रहा है, उसकी वजह से वो गतिशील है, और इसी वजह से हमें वो लाइफ दिख रही है। चेतना नामक कोई चीज नहीं है। और लास्ट है आपका तीसरा फॉर्म, बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म, जिसे हम क्या कहते हैं, जैविक प्रकृतिवाद। अब आप सभी ने, जिन्होंने साइंस पढ़ी है, उन्हें चार्ल्स डार्विन के बारे में जरूर जाना होगा बायोलॉजी में। चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी उन्होंने। ठीक है, इवोल्यूशन का मतलब क्या है, किस तरीके से जो है प्राणियों में विकास हुआ है। सबसे पहले सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ आई, उसके बाद धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी आती गई। जैसे पहले हम कैसे जानते हैं कि पहले ऐसे जीव भी रहे थे जो अब हमें दिखाई नहीं देते, डायनासोर है, डोडो बर्ड है, ये सब इनके अवशेष मिले हैं। ठीक है, इनके रिमेन्स मिले हैं, जिससे हमें पता है कि इवोल्यूशन के प्रोसेस में ये भी एग्जिस्ट करते थे। तो डार्विन ने जो अपनी थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने चीजें क्या बताई थी कि सबसे पहले तो किसी भी जीव को अपने एनवायरनमेंट के साथ खुद को ढालना होता है, अडेप्ट करना होता है। अब अडेप्ट जब आप कर लेते हो अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने आप को आप क्या करोगे, अपने आप को ढाल लोगे। इसके बाद क्या होता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, तो आप क्या करोगे, सभी प्राणियों के बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है जीवन के लिए। ठीक है, और उसमें से जो सबसे फिट होगा वही आगे जीवित रह जाएगा, जो कमजोर होगा वो वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, यही कहा जाता है, समर्थ की जीत हो जाती है यहाँ पर। तो अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये डार्विन का कहना था, इनकी थ्योरी में से निकल के आया। अगर हम इसको लेके चले तो प्रकृतिवाद के अनुसार एक बच्चे को हमें क्या सिखाना चाहिए, अ चाइल्ड शुड बी टॉट टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशंस। यानी कि प्रकृति में जिस जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं या जैसे जैसे उसके सामने परिस्थितियां आ रही हैं, उसके अनुसार उसे अपने आप को कैसे ढालना है, यही शिक्षा होती है। प्रकृतिवाद के अनुसार उसे इसी तरीके से शिक्षित होना। ठीक है, तो ये तो थे आपके फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म। अब आगे बात हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म की। वैसे जब हमने नेचुरलिज्म के फॉर्म समझे तो हमने इसके बेसिक जो मूल जो सिद्धांत है वो हमने समझ ही लिए। आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था, जब हम ये आपके स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी पढ़ेंगे तो उसमें हमें क्या देखना है, 8 या 10 पॉइंट बना लेना, जिसमें आप एक तो इसके प्रिंसिपल्स यानी कि जो इसके सिद्धांत है वो समझ लीजिए। फिर इसके बाद आप देखोगे कि इसमें जो शिक्षा है वो किस तरीके की है, तो शिक्षा के एम्स क्या होंगे, ठीक है, उसका करिकुलम क्या होगा। मतलब अभी अगर हम प्रकृतिवाद पढ़ रहे हैं तो प्रकृतिवाद के अनुसार क्या यहाँ पर इसके एम्स, लक्ष्य होने चाहिए, कैसा करिकुलम होना चाहिए, कैसे मेथड्स होने चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें शिक्षा के क्षेत्र में फिलॉसफी का क्या रोल है ये जानना है। तो अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म की बात करें तो इनका सबसे पहला तो क्या है पॉइंट कि गॉड डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, हिंदी वाले भी देख सकते हैं, इंग्लिश वाले एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये देख लीजिए, हिंदी वाले देख लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे प्रकृतिवाद के सिद्धांत में ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, सबसे पहली बात। फिर जीवन पदार्थ से विकसित होता है और भौतिक और रासायनिक क्रियाओं का परिणाम है। लाइफलेस है, एक ऐसा यंत्र है जिसमें लाइफ अपने आप नहीं है, लेकिन केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल रिएक्शंस हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जीवन विकसित हो रहा है। ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा यंत्र है, मनुष्य भी इसी यंत्र का हिस्सा है। वास्तविकता का वास्तविक विश्लेषण प्रकृति विज्ञान के द्वारा ही किया जा सकता है। मतलब रियलिटी क्या है इनके लिए। ठीक है, जब हम एग्जिस्टेंस, हमने इससे पहले वाले आपके लेक्चर में मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी की बात की थी। मेटाफिजिक्स मतलब तत्व ज्ञान या तत्व मीमांसा, जब ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट और फिलॉसफी की वजह से वो एग्जिस्टेंस किसको मानते हैं, किसका अस्तित्व है, तो इनका क्या मानना है, वास्तविकता क्या है, प्रकृति जो आपको सामने दिख रही वही रियल है। ठीक है, और इसको अगर हमें समझना है तो हम इसे वास्तविक जो विश्लेषण है, प्राकृतिक ज्ञान है, उसी के विश्लेषण के द्वारा ही हम इसे समझ सकते हैं। प्राकृतिक ज्ञान क्या हुआ आपका, नेचर में जो चीज़ें फिनोमिना हो रही हैं, यही तो है यूनिवर्सल लॉ, ग्रेविटी है, जो ये सब प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, ये सूरज जो है पूरब से उग रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये नेचुरल फिनोमिना है। तो इनको अगर हम इन्हीं के चीज़ों को समझते हुए अगर हम वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश करें, तभी हम वास्तविकता को समझ सकते हैं, यानी प्रकृति को हम इसी तरीके से समझ सकते हैं। वर्तमान ही वास्तविक जीवन है। ठीक है,
हम कहें कि मरने के बाद हम यहाँ जाएंगे स्वर्ग या नर्क, ये सब कुछ नहीं है। जो हमें इस समय प्रेजेंट है, हाँ वर्तमान जीवन है, यही केवल सब रियलिटी है, अल्टीमेट रियलिटी यही है। और इसीलिए मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए कि अपने वर्तमान को सुधारे, अभी खुश रहे, अपने इस जीवन को सुखपूर्वक बिताए। ये नहीं कि हम इसलिए कर्म कर रहे हैं कि कल को हमें स्वर्ग मिलेगा, नहीं, आज है, जो कुछ है वो आज है, अभी है, वर्तमान परिस्थितियां ही असली रियलिटी है। तो हमें अपने इस जीवन को सुखी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार सर्वोच्च प्राणी है। अब इवोल्यूशन के इस प्रोसेस में जो सुप्रीम जीव या फिर आप कह सकते हैं एक जो बन के आया है एनिमल, वो कौन है? वो ह्यूमन बीइंग है। क्यों? क्योंकि हम मोस्ट डेवलप्ड है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो मनुष्य जो है प्रकृति का सर्वोच्च प्राणी है और उसका जो जीवन है वो कैसा है? पाश्विक, यानी एनिमल इंस्टिंक्ट है हमारे अंदर। हमारे अंदर कोई स्पिरिट, कोई आत्मा नहीं है। आध्यात्मिक जगत को तो ये बिल्कुल ही नकारते हैं ना प्रकृतिवाद वाले। तो हमारे अंदर कोई स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, हमारे अंदर क्या है? एक पाश्विक यानी कि एक एनिमल इंस्टिंक्ट है। प्रकृति के अपरिवर्तन नियम सांसारिक घटना को स्पष्ट करते हैं। जो भी हमने अनचेंजेबल लॉज की बात करी, ठीक है, जो भी नेचर में फिनोमेना हो रहे हैं, वही जो है हमारे इस पूरी नेचर को डिफाइन करते हैं। और यह एक ऐसा दर्शन है जो प्रकृति को ही सब कुछ मानता है, आत्मा के अस्तित्व को यह नकारता है, ठीक है। तो ये आपके बेसिक प्रिंसिपल हुए नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे कि जब हम प्रोपोनेंट्स देखेंगे इसके कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे रूसो सबसे ज़्यादा आता है, इनका नाम रूसो, डार्विन, बेकन, मॉन्टेसरी, हर्बर्ट स्पेंसर, हक्सले, पेस्टोल्जी, टैगोर जो है आपके इंडियन फिलोसफर हैं, फ्रॉबेल, एरिस्टोटल, कॉम्टे, ये सब आपके मेन प्रोपोनेंट्स हैं। कभी कभी एमसीक्यू आपका ये भी बन के आ सकता है, कोई नाम आपको दे देंगे किसी प्रोपोनेंट का और पूछेंगे ये किस फिलॉसफी से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? प्रोपोनेंट आपको पता होने चाहिए कौन सी फिलॉसफी से कौन से आपके प्रोपोनेंट्स जुड़े हुए हैं, ठीक, कौन से फिलोसफर का नाम आता है। अच्छा, टैगोर और रूसो को हमें डिटेल में भी पढ़ना है क्योंकि ये आपके एजुकेशनल थिंकर्स हैं जिनको हम आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे कि नेचुरलिज्म फिलॉसफी जो है उसका एजुकेशन में क्या रोल है। तो एजुकेशन में अगर आप देखें तो शिक्षा में प्रकृतिवाद में हम प्रकृति को दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो भौतिक प्रकृति यानी फिजिकल नेचर, यानी कि हम बाह्य प्रकृति की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, जो भी नेचर में चीजें हैं। और एक होती है आपकी बालक की प्रकृति यानी नेचर ऑफ द चाइल्ड। बच्चा भी तो अपनी कुछ इननेट क्वालिटीज के साथ बॉर्न हुआ है, उसके अंदर भी तो कुछ गुण हैं जिसके साथ उसका जन्म हुआ है, कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं, वो हो गई उसकी आंतरिक प्रकृति। अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिस्टिक एजुकेशन, प्रकृतिवाद शिक्षा के लक्षण। अब देखो प्रकृतिवाद जो है, हम शिक्षा की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है बैक टू नेचर। बैक टू नेचर या हिंदी में जिसे हम कहेंगे प्रकृति की ओर लौटो। अब ये प्रकृति की ओर लौटो या बैक टू नेचर क्यों कहा? ये रूसो का कहना था कि बैक टू नेचर, वापस लौटो प्रकृति की ओर। यहाँ पर देखिए ये जो आपका नेचुरलिज्म जो आया था, ये आइडियलिज्म के को अपोज करने के लिए यहाँ पर क्या आया था? आपका ये नेचुरलिज्म आया था। प्रकृतिवाद क्या कहता है कि आपको बच्चे को स्कूल में बिठाकर प्रॉपर ऐसे आप शिक्षा देने की कोशिश करते हो, आप उसको प्रकृति के साथ नहीं जोड़ रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आपने सोचा कि हम बच्चे को ये पर्टिकुलर करिकुलम पढ़ाएंगे, ये सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, इस तरीके से उसकी शिक्षा होगी। आप जो प्रकृति से उसे मिला है उसको डेवलप नहीं कर रहे हो, अपनी तरफ से उसके अंदर और चीजें भरने की कोशिश कर रहे हो। तो ये शिक्षा गलत है प्रकृतिवादियों के अनुसार। उनका कहना था कि बच्चे को इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बच्चे को कैसे ज्ञान की आवश्यकता है? जो प्रकृति से उसे मिल रहा है, क्योंकि उसे रहना किसमें है? इस प्रकृति का हिस्सा है, वो उसी के साथ रहना है। तो जो कुछ उसे सीखना है वो कौन सिखाएगा? वो नेचर सिखाएगा। स्कूल में बिठाकर हमें नहीं सिखाना है, नेचर उसको सिखाएगा। इसीलिए ये कहते हैं प्रकृति की ओर लौटो। तो प्रकृतिवादियों के अनुसार बच्चे का सबसे अच्छा शिक्षक कौन है? बच्चों का सबसे अच्छा शिक्षक प्रकृति है। इसीलिए बच्चे को किसके अनुरूप विकसित करना है? प्रकृति के अनुरूप विकसित करना है। तो सेकंड चीज हम देखेंगे आपका नेगेटिव एजुकेशन। नेगेटिव एजुकेशन जिसे हम कहते हैं निषेधात्मक शिक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एमसीक्यू बन के आ सकता है कि नेगेटिव एजुकेशन किस फिलॉसफी में इसकी बात की गई है, तो यहाँ नेचुरलिज्म में इसकी बात की गई है। निषेधात्मक शिक्षा रूसो के अकॉर्डिंग क्या है? यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपको बच्चे को कोई भी शिक्षा नहीं देनी है, ठीक है। एक होती है आपकी पॉजिटिव एजुकेशन, जहाँ पे आप स्कूल में बिठा के बच्चे को पर्टिकुलर करिकुलम, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स वगैरह सब कुछ सिखाते हो, बुकिश नॉलेज देते हो। लेकिन रूसो कहते हैं बच्चे को कोई शिक्षा मत दो,
ठीक है, ये समय उसके लिए क्या है, आप बच्चे को सिखाने पढ़ाने का नहीं है, उसे बस प्रकृति की गोद में छोड़ दो, जो कुछ उसे सीखना है वो खुद सीख लेगा। आप क्या करो, उसे बाहर भेज दो, वो जो आप खुद सीखना चाहता है अपनी रुचि के अनुसार वो चीज़ें जो भी लर्न करेगा प्रकृति से, वो आकर आपको बता देगा कि मैंने ये चीज़ें सीखी हैं। बुकिश नॉलेज को ये बिल्कुल ही मना करते हैं, आपको ज्ञान नहीं भरना, बच्चा खुद सीख लेगा अपने अकॉर्डिंग जो भी उसे सीखना है, यानी कोई ज्ञान हमें उसे नहीं देना, कोई शिक्षा हमें नहीं देना। यही है आपकी निषेधात्मक शिक्षा या नेगेटिव एजुकेशन। थर्ड है आपका इट इज अगेंस्ट बुकिश नॉलेज, जो कि अभी मैंने बताया किताबी ज्ञान, जो भी पुस्तकीय शिक्षा हम दे रहे हैं बच्चे को, उसके अगेंस्ट है ये। तीसरा है आपका कि फ्रीडम ऑफ चाइल्ड, बालक की स्वतंत्रता पर बल देती है। हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हम बच्चे को स्कूल में बिठाकर सिविलाइज्ड बनाने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ें ऐसे होती हैं, हम अपनी तरह से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी, तुम्हें ऐसे रिस्पेक्ट करनी है, तुम्हें ये काम को ऐसे करना है। हमें उसे नहीं सिखाना, बच्चा अपने आप जो है बहुत सारी क्वालिटीज़ लेकर आया है, वो उसी को डेवलप करते करते चीज़ों को सीख जाएगा। प्रकृति उसे खुद सिखाएगी, नेचर उसको खुद सिखाएगा, आपको नहीं बताना उसे इस काम को ऐसे करो या वैसे करो। ठीक है, हम उसे पहले से ही बड़ा बनाने की कोशिश कर देते हैं कि ये काम ऐसे होता है, ये काम वैसे होता है, ये मत करो, उसे खुद करके सीखने दो। मटीरियल एजुकेशन एंड साइंटिफिक एजुकेशन, ठीक है, अब ये किसकी शिक्षा देने की बात करते हैं, एक तो पदार्थ जो भी मैटर है हमारे अपने आसपास, जो भी हमारे प्राकृतिक चीज़ें हमें दिख रही है उसकी शिक्षा। साइंटिफिक एजुकेशन, अच्छा साइंटिफिक एजुकेशन भी कौन सी, जो नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके नेचर में फिनोमिना हो रहे हैं उन सारे लॉज को जानने के लिए यहाँ पर ये साइंटिफिक एजुकेशन की बात करते हैं। फिर है आपका नेचुरलिज्म गिव्स सेंट्रल पोजीशन टू द चाइल्ड इन द एजुकेशनल प्रोसेस। तो यहाँ पर ये कैसी है, बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर आधारित है, यानी बच्चे को सेंटर में रखो, उसकी रुचि के अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ें उसे बतानी हैं, अगर बतानी भी है तो, अदरवाइज तो बच्चा खुद ही अपने आप जो है चीज़ें सीखेगा। फिर है आपका एजुकेशन प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर हिज फ्यूचर अडल्ट लाइफ। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो बच्चे को अपने अडल्ट लाइफ में काम आए, ठीक है, जब वो बड़ा हो जाएगा उसे कैसे अपने जीवन का निर्वाह करना है, कैसे जीवन जीना है, नेसेसिटीज़ के लिए अपने किस तरीके से उसे अर्निंग करनी है, ठीक है, सोशल रिलेशनशिप्स कैसे बनाने हैं, ये सब चीज़ें वो सीखेगा शिक्षा से। शिक्षा से आपको और अलग तरह का ज्ञान उसको कोई नहीं देना है, कैसे उसे जीना है, बस यही उसे शिक्षा के द्वारा आना चाहिए। इट गिव्स एम्फेसिस ऑन द ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, क्योंकि सेंसेस आर गेटवे ऑफ नॉलेज, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेंसेस आर गेटवेज ऑफ नॉलेज, यानी जो हमारी इंद्रियां हैं वो ज्ञान के द्वार हैं, क्योंकि प्रकृति के वो ये मानते हैं सर्वोत्तम, तो ये कहते हैं कि हर चीज़ जो है, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसी से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए सेंसेस को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी कि सेंसेस जो है वो हमारे ज्ञान के द्वार हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं आपके बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जो आपके नेचुरलिज्म से निकल के आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन। नेचुरलिज्म के अनुसार आपके शिक्षा के उद्देश्य या लक्ष्य क्या होंगे। सबसे पहला है सेल्फ प्रिजर्वेशन। सेल्फ प्रिजर्वेशन मतलब भाई बच्चे को क्या आना चाहिए, इस लाइफ में किस तरीके से उसे एग्जिस्ट करना है, अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखना आना चाहिए ना। एग्जिस्टेंस को बनाए रखना मतलब भाई मैं कैसे स्वस्थ रूप से जी सकती हूँ, अगर मुझे मेंटेन करनी है अपनी लाइफ तो कैसे मेंटेन करनी है, जब मैं हेल्दी रहूँगी, मैं अच्छा खाना खाऊंगी, मैं अपने आप एक्सरसाइज करूँगी, यही चीज़ें तो हैं जो मुझे लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले तो अपने आप को कैसे मेंटेन करना है, इसमें आपका हेल्थ रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना, अपने आप को हेल्दी रखना। फिर दूसरा आता है सिक्योरिंग द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। जीवन में हमें जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, खाना, पानी और जो सुख सुविधाएं हैं, मतलब वैसे तो आपको प्रकृति के हिसाब से जीना है, लेकिन जो चीज़ें आपको घर में रहने के लिए जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ है, रोटी कपड़ा मकान, उसको तो हमें अर्जित करना पड़ेगा। उसके लिए तो हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए, जिसके द्वारा हम क्या कर सकें, इन सब चीज़ों को खरीद सकें। तो अपनी ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, इनको प्राप्त करने के लिए उसे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो उस काम के लिए वो अर्निंग उसे कैसे करनी है, शिक्षा उसे ये सिखाती, ठीक है। तो थोड़ा बहुत क्या उसे आना चाहिए यहाँ पर, किस तरीके से वो अर्निंग करेगा, जिससे कि वो अपने लाइफ की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको वो कमा सके, इसके लिए उसे शिक्षा मिलनी चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया रेजिंग चिल्ड्रन, बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, ठीक है। तो प्रकृतिवाद क्या कहता है कि आपको बच्चे की परवरिश कैसे करनी है ये ज़रूर सिखाया जाना चाहिए शिक्षा के द्वारा, ठीक है, कि एक बच्चे को कैसे आप उसकी अपब्रिंगिंग करोगे। फिर है मेंटेनेंस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल रिलेशन। अब हमारे घर के बाहर भी तो एक दुनिया है, ठीक है, एक
बच्चे को ये भी पता होना चाहिए कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको सोशल रिलेशंस, पॉलिटिकल रिलेशंस, एक अच्छा सिटीजन कैसे होता है, कैसे वो जो उसके राज्य में या फिर कहीं भी पॉलिटिकल जो एक्शंस हो रहे हैं उसमें वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये भी उसे पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि घर के बाहर की जो दुनिया है उसमें ये सोसाइटी और ये पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स भी उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसके लिए भी उसे प्रॉपर शिक्षा मिलनी चाहिए। और इंजॉयमेंट ऑफ लेजर, सब कुछ बस ये नहीं है कि हमें अपनी हेल्थ पे ही ध्यान देना है, सिर्फ नेसेसिटीज़ को ही जुटाने में लगे रहना है। हमारे पास एक ऐसा समय भी है जिसे हमें आनंद पूर्वक बिताना है, तो हमें क्या करना चाहिए, खाली समय का आनंद उठाना भी आना चाहिए। तो शिक्षा क्या होनी चाहिए, शिक्षा यहाँ पर आपके 5 जो एम्स निकल के आ रहे हैं, सबसे पहले तो अपने आप को हेल्दी रखना, अपने आप लाइफ को मेंटेन करना, अपनी बेसिक जो आपकी ज़रूरतें हैं उनको कैसे आपको अर्जित करना है, बच्चों की परवरिश कैसी होनी चाहिए ये ज़रूर पता होना चाहिए, मेंटेन करने चाहिए सोशल और पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन करने हैं, और साथ ही साथ अपने खाली समय का किस तरीके से आनंद उठाना है। ये सब चीज़ें जो हैं शिक्षा के लक्ष्यों में आएगी। नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब क्योंकि हम हर बार बात कर रहे हैं कि बच्चे को किस में, प्रकृति की गोद में छोड़ना है, बच्चा खुद सीखेगा, तो यहाँ पर किस तरह के मेथड्स आ जाएंगे, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, बच्चा अपने अनुभव से सीखेगा, लर्निंग बाय प्ले एज द बेसिस ऑफ टीचिंग, यानी खेल को आधार बनाइए। बच्चे को कोई भी चीज़ सिखानी है ना तो उसके लिए क्या बनाइए, कोई ना कोई गेम सब बना दीजिए जिसमें वो खेल खेल में ही चीज़ों को सीख जाए। प्रिंसिपल्स, अगर हम ये कहें कि नेचुरलिस्ट अगर जो आपके कहते हैं उनके अनुसार अगर हम आज के मेथड्स को रिलेट करने की कोशिश करें कि आज के कौन से मेथड्स हैं, कौन सी शिक्षा विधियां हैं जो प्रकृतिवाद से हम उनकी उत्पत्ति मान सकते हैं, ठीक है, रिलेट कर सकते हैं उससे, तो उसमें आ जाएगी ऑब्जर्वेशन मेथड, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, अपने आसपास जितने भी नेचुरल फिनोमिना है उसको देख रहा है, अवलोकन कर रहा है। एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी प्रयोग विधि, ठीक है, बच्चा क्या करेगा, प्रयोग कर करके चीज़ों को देखेगा। फिर है प्ले वे मेथड, खेल खेल में बच्चा सीखेगा। ह्यूरिस्टिक मेथड, जहाँ पर आप क्या करते हो, प्रॉब्लम रखते हो बच्चे के सामने और बच्चा उसको सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करता है। किसने दिया है आपका ह्यूरिस्टिक विधि, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर डल्टन मेथड, ठीक है, ठीका विधि भी जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर भी आपके मेनली क्या होते हैं, प्रयोग ही होते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी मेथड भी इसे कहा जाता है, किसने दिया है इसे, हेलन पार्कहर्स्ट। और मोंटेसरी मेथड जो आपका मारिया मोंटेसरी जी ने दिया है, ठीक है। तो इन मेथड्स को आप कहीं ना कहीं नेचुरलिज्म से जोड़ सकते हैं। फिर बात करेंगे हम करिकुलम की। तो देखिए आपके जो नेचुरलिज्म है ये किसी भी तरह के रिजिड या फिक्स करिकुलम की बात नहीं करती, कोई एक पर्टिकुलर फिक्स करिकुलम इन्होंने कोई भी डिज़ाइन नहीं किया है, क्योंकि बच्चे को इन्होंने क्या कहा है, प्रकृति की गोद में छोड़ो, उसकी जो अपनी इनर कैपेबिलिटीज़ हैं, जो भी वो गुण लेकर पैदा हुआ है उन्हीं को डेवलप करेगा। तो उसका विकास कैसा होना चाहिए, प्रकृति के अनुसार, जो उसको आउटर एनवायरनमेंट मिल रहा है वो, और जो उसकी आंतरिक प्रकृति है उसके अनुसार जो है उसका विकास होगा। तो यहाँ पर कोई फिक्स करिकुलम, आप फिक्स करिकुलम कर दोगे तो आपको सारे बच्चों को एक जैसा सिखाना पड़ेगा, तो फिक्स करिकुलम यहाँ कोई भी नहीं है। फिर इंपॉर्टेंस दी है इन्होंने साइंसेस को, और कौन सी साइंसेस की मैंने बात करी थी, जो आपकी नेचुरल फिनोमेना से जुड़ी हुई चीजें हैं उस साइंसेस की हमने ज्यादा बात करी यहाँ पर। तो साइंसेस या विज्ञान को इन्होंने ज्यादा महत्वता दी है, और लिटरली सब्जेक्ट्स को इन्होंने यूजलेस माना है, ठीक है। जो लिटरेचर वाले आपके सब्जेक्ट्स होते हैं तो उन सब्जेक्ट्स को इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। फिर हम करिकुलम कैसा होना चाहिए बात करेंगे, तो चाइल्ड सेंटर, बाल केंद्रित होना चाहिए, हर बच्चे के रुचियों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगेंस्ट बुकिश नॉलेज, किताबी ज्ञान के ये बिल्कुल खिलाफ थे, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर क्या करते हैं, ये बल देते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बल देते हैं, क्योंकि हर बच्चा अपने अपनी क्वालिटीज लेकर पैदा हुआ है और उन्हीं क्वालिटीज को वो क्या करेगा, विकसित करेगा। अब नेचुरलिज्म के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए, तो देखिए शिक्षक यहाँ कौन है, नेचुरलिज्म के अनुसार प्रकृति ही सर्वोत्तम शिक्षक है, ठीक है। तो कौन सिखा रहा है, प्रकृति सिखा रही है, तो नेचर है यहाँ पर टीचर, ठीक है। बच्चा किससे सीख रहा है, नेचर से सीख रहा है, नेचर इज द बेस्ट एजुकेटर। टीचर यहाँ पर क्या है, वो सिर्फ अवलोकन करता है, वो सिर्फ ये देखेगा कि बच्चा जो है वो सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, या लर्निंग में इन्वॉल्व है या नहीं है, बस ऑब्जर्व करेगा वो, उसे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, उसे कुछ बताना नहीं है, बच्चे को कोई गाइडेंस नहीं देनी, उसे क्या करना है, सुविधा दे सकता है अगर बच्चा मांगे तो, ठीक है, लेकिन उसे यहाँ पर मुख्य भूमिका में नहीं रखा गया है, उसकी भूमिका को गौड़ बताया गया है यहाँ पर। और टीचर जो है सिर्फ एक टूल है जो बच्चे के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट बना सकता है, कि बच्चे को आपने बस बता दिया कि आज तुम इस वाले फील्ड में जाकर और देखो कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर घटनाएं हो रही हैं और मुझे आके बताना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एक एनवायरनमेंट दे दिया, या आपने ये बता दिया कि बच्चे को यहाँ पर
इस पर्टिकुलर जगह पर जाकर चीज़ों को सीखना है, ठीक है। बस आपने इतना बता दिया, एक टूल है, वो उपकरण है, आपने उसे ये गाइडेंस दे दी, बाकी जो है बच्चा खुद करेगा, जो चीज़ें उसे सीखनी है वो खुद सीखेगा, अपनी रुचि के अनुसार सीखेगा। नेचुरलिज्म के अनुसार डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? अब देखिए, अनुशासन यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी तरह के दमनात्मक अनुशासन का यहाँ पर विरोध किया गया है। आपको बच्चे को किसी भी तरीके से पनिशमेंट नहीं देनी। अगर बच्चा गलती करेगा, नेचर उसे खुद पनिश कर देगा, तो उसे अपने कार्य के परिणाम से खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है, वो खुद ही अनुशासित हो जाएगा, प्रकृति अनुशासित करेगी उसे। अगर उसने जलती हुई कैंडल जल रही है, उसमें अपनी उंगली डाल दी, उसका हाथ जलेगा, उसको खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे इसमें उंगली नहीं डालनी। तो प्रकृति अपने आप जो है उसको सिखा देगी कि किस तरीके से उसे अनुशासित रहना है, ठीक है, कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है। पनिशमेंट यहाँ पर आपको नहीं देनी है, बच्चे को फुल फ्रीडम देनी है। अगर हम स्कूल की बात करें तो विद्यालय कैसे होने चाहिए नेचुरलिज्म के अनुसार? विद्यालय होने चाहिए इन द लैप ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति की गोद में। जो शहरों का शोर शराबा है उससे दूर, कहीं दूर प्रकृति की गोद में स्कूल्स होने चाहिए। इसके अलावा ये कहते हैं कि किसी भी तरह का फिक्स करिकुलम, एग्जामिनेशन, टाइम टेबल आपको बच्चे के लिए नहीं बनाना है। स्कूल एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां बच्चे को फुल फ्रीडम मिले, जहां वो खुद से चीज़ों को करके सीख सके। तो स्कूल कैसा होना चाहिए? जो बच्चे के अंदर सेल्फ लर्निंग और सेल्फ डिसिप्लिन के को इनकलकेट करे, ठीक है, यानी कि बच्चा स्वयं सीखे और आत्म अनुशासित हो सके, ऐसी जगह होनी चाहिए स्कूल। अब ये तो हमने पढ़ा सब नेचुरलिज्म के बारे में। अब इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स देख लेते हैं। पहले हम मेरिट्स की बात करेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद के गुण क्या क्या है। पहला है कि सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पर बच्चे के आंतरिक गुणों का विकास वो भी प्रकृति के अनुरूप बात कही गई है कि होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर ये बाल मनोविज्ञान का विकास करती है, यानी कि बेसिकली आपको बच्चे के अकॉर्डिंग चलना है, चाइल्ड सेंटर्ड साइकोलॉजी के ऊपर ये बल देती है, ठीक है। दूसरा है आपका समाज एवं समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी कि जो सोसाइटी है या फिर आप कह सकते हो जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है, इसका इन्होंने कहा है कि हमें कैसा अध्ययन करना है? वैज्ञानिक अध्ययन करना। अच्छा, विज्ञान कौन सा? हमने विज्ञान की बात करी थी, नेचुरल फिनोमेना। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, ये किसको अपोज करने के लिए आया था? आइडियलिज्म। उस समय कैसी शिक्षा हुआ करती थी? जो शिक्षा आपको स्कूलों में बैठाकर दी जाती थी, उसकी वजह से क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए थे, यानी कि कुछ उच्च वर्ग के लोग हो गए, कुछ निम्न वर्ग के लोग हो गए, पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को हाई क्लास समझते हैं, कुछ लो क्लास हो गए, वहाँ क्लास डिविजन्स हो गए थे। इसी वजह से यहाँ पर जो रूसो थे स्पेशली, वो ये कहते थे कि ये गलत है, शिक्षा जो ये क्लास डिवीजन लेके आ रही ना, ये गलत है। दरअसल आपको क्या करना चाहिए? सोसाइटी कैसी होनी चाहिए? सोसाइटी नेचुरल प्रिंसिपल्स को अगर हम फॉलो करें तो उस पर बेस्ड होनी चाहिए। अब नेचुरल प्रिंसिपल्स यहाँ पे आपके वैज्ञानिक अध्ययन की हम बात करें तो कैसे होगा? नेचर से जो चीज़ें हमको मिल रही हैं, क्या वो सबको अलग मिल रही हैं? सबको एक जैसी मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि हाई क्लास वाले को ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रही है, लो क्लास वाले को कम ऑक्सीजन मिल रही है, या धूप पड़ रही है अगर हमारे ऊपर, तो ऐसा तो नहीं है किसी एक वर्ग के ऊपर ज़्यादा धूप पड़ रही, किसी एक दूसरे वर्ग के ऊपर कम धूप पड़ रही। सबके लिए नेचर ने हर चीज़ समान रखी। तो जब नेचर ने ही हर चीज़ समान दी है, तो हमने शिक्षा के द्वारा ये इस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट क्लासेस क्यों बना दी हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? सोसाइटी को किस तरीके से हमें समझना है? वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा, यानी हर चीज़ क्या है, सबको जब इक्वल मिल रही है, तो अगर आप साइंटिफिक एनालिसिस से अगर आप देखो तो सोसाइटी में हर चीज़ क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। लोगों को भी क्या होनी चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए लोगों के बीच में। फिर देखिए, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम पर जोर, तो क्योंकि बच्चा खुद करके सीख रहा है, अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा है, तो किस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए? अनुभव केंद्रित होना चाहिए। फिर शिक्षण विधियां जो हैं, इनके क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान हुआ है। ऐसी सारी शिक्षण विधियों को यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है जहाँ पर बच्चा एक्टिव है, खुद से सीख रहा है। और अनुशासन के क्षेत्र में दमन का विरोध किया है, यानी आपको बाहर से उसके ऊपर रूल्स इंपोज नहीं करने, उसे पनिशमेंट नहीं देनी, बच्चे के अंदर से खुद से अनुशासन आए, सेल्फ डिसिप्लिन उसके अंदर क्रिएट हो। इसके लिए प्रकृति खुद ही उसको पनिश कर देगी, उसे खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है। और लास्ट हम इसकी डीमेरिट्स देख लेते हैं। डीमेरिट्स में देखेंगे कि यहाँ पर ओवर फ्रीडम दे रखी है, बच्चे को बिल्कुल खुला छोड़ दिया है, जो अपना मन में चाहे वो करे। लेकिन ऐसा करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। हम कह रहे हैं कि भाई अगर कोई गलती कर रहा है, नेचर खुद ही सजा दे देगा। मान लो उसे नहीं पता है, खाई के पास जा रहा है वो, अरे वो गिर जाएगा, तो उसको आगे तो सीखने के लिए उसके पास बचेगा ही नहीं जीवन। तो इसीलिए हमें क्या करना है? उसे एकदम ही ऐसे नेचर के हवाले हम नहीं छोड़ सकते, उसका परिणाम कुछ घातक भी हो सकता है। तो बहुत स्वतंत्रता देनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा अधिक स्वतंत्रता जो है यहाँ पर दी गई है। फिर शिक्षकों को कोई महत्व नहीं दिया गया है, जबकि हम जानते हैं कि शिक्षक का महत्व होता है, ठीक है। वो फैसिलिटेटर है, गाइड है,
ठीक है। हालांकि ये नहीं कह रहे कि सारी की सारी शिक्षा जो है जो मिलेगी वो शिक्षक से ही मिलेगी, लेकिन शिक्षकों का महत्व होता है जिसको महत्व को यहाँ पर नहीं ज़्यादा मान्यता दी गई है। और बच्चों की जो वर्तमान ज़रूरतें हैं उस पर अधिक जोर दिया गया है। अब यहाँ पर भी क्या होता है ना, फिर हम जो अपनी स्पिरिचुअल नीड्स हैं या जो आगे भावी जीवन में कभी हमें आवश्यकता पड़ती है कि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम इस जीवन में क्यों आए हैं या हमारा पर्पस क्या है। जब हम हायर लेवल के क्वेश्चंस पूछने लगते हैं तब हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, एक अलग तरह के दर्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर लेकिन क्या बताया गया है, सिर्फ वर्तमान ज़रूरतों को हमें पूरा करना है, क्योंकि अल्टीमेट रियलिटी इनके हिसाब से यही है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा डीमेरिट है। ठीक है, चलिए ये था आपका आज का नेचुरलिज्म का टॉपिक। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो है आपका आइडियलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम आइडियलिज्म कवर करेंगे। आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।